नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और बिहार में जनसभा के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में करेंगे रोड शो। अमित शाह गुजरात के अलावा दमन और दीव में संभालेंगे कमान। विपक्ष के प्रचार में आई धार। गुजरात और कर्नाटक में न्याय संकल्प यात्रा करेंगे प्रियंका गांधी। अखिलेश यादव बदायूं और मैनपुरी में करेंगे प्रचार। बीएसपी के लिए मायावती की आगरा में होगी रैली। तटीय केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में रेड अलर्ट और समुद्र में ऊंची लहरें उठने का खतरा। वहीं यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा समेत तेलंगाना में भीषण गर्मी में बेहाल लोग। राजस्थान में पारा 5 डिग्री तक बढ़ने के आसार। यूएनजीए में सुनाई दी भारत के पंचायती राज व्यवस्था की गूंज। रुचिरा काम्बोज ने कहा, भारत को ग्रामीण शासन की अपनी अनूठी प्रणाली पर गर्व। और आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी टक्कर। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने रोमांचक मैच में मुंबई इंडियंस को 24 रन से दी शिकस्त। और अब समाचार विस्तार से। केरल के तटीय इलाकों और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये पहली बार है जब केरल में कलाईकटल घटना यानी समुद्र में अचानक उछाल के कारण तेज लहरें उठने के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की ओर से जारी अलर्ट के बाद एहतियात के तौर पर केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में जरूरी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। मछुआरों और पर्यटकों सहित सभी लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने के लिए कहा गया है। Indian National Center for Ocean Information Services has forecasted the possibility of swell surge along the coastline of Kerala starting from late in the night today, that is around 2:30 a.m. of 4/5/2024 till the 5th evening. Therefore, the state government has directed all beaches along the coastline of Kerala to be evacuated by 10 p.m. on 3/5/2024. देश के ज्यादातर हिस्सों में इस समय प्रचंड गर्मी चल रही है और लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। तेलंगाना के कई भाग भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राज्य के पेडापल्ली, सूर्यापेट और जगतियाल और खम्मम जिलों में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी इस भीषण गर्मी में राहत मिलने के आसार नहीं हैं। अगले 3 दिन तक इसी तरह की गर्मी जारी रहेगी। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। केरल, आंध्र प्रदेश में भी इस समय काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। केरल में तो 6 मई तक के लिए स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तमिलनाडु में चेंगलपट्टू जिले के वंडलूर स्थित अन्ना चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो आप इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से देश के कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। न सिर्फ लोग इससे परेशान हैं बल्कि जानवर भी परेशान हैं। और इसी वजह से चेन्नई की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो चिड़ियाघर हैं वहाँ जानवरों के स्नान के लिए, उनके नहाने के लिए कई तरह का इंतज़ाम किया गया है ताकि उन्हें गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल सके। विशेष स्नान का भी उनके लिए ख्याल किया गया है। चिड़ियाघर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी गर्मी का एहसास है।
तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड समेत राजस्थान और हरियाणा में भी गर्मी की चपेट में है, लेकिन आने वाले दिनों में यहां कुछ हिस्सों में थोड़ी राहत मिल सकती है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में अगले 3 दिन में हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि देश के पूर्वी भागों में अगले 3 दिन तक भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी। राजस्थान में आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 5 डिग्री बढ़ने की चेतावना है। साथ ही लू के थपेड़े अभी और सताएंगे। वर्तमान में राजस्थान के ज़्यादातर भागों में तापमान सामान्य है, 40 डिग्री के आसपास और नीचे है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए 7 मई के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य, जयपुर से हमारे साथ हैं, और हरिकेश बहादुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। और साथ में आपको यहां बताते चलें कि आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता भुवनेश्वर से हमारे साथ हैं। बात करते हैं अपने तीनों संवाददाताओं से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मौसम कहीं नर्म है, कहीं गर्म है, तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इस वक्त जयपुर आपको लिए चलते हैं, और जयपुर में लक्ष्य आर्य हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त किस तरह का मौसम है, क्योंकि बताया जा रहा है कि गर्मी के आसार बहुत ज्यादा हैं, गर्मी का जो कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। जी जी बिल्कुल। आगामी दिनों में और फिर इन दिनों जो गर्मी है और तापमान में भी बढ़ोतरी नजर आई है। पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से थोड़ा राहत की संभावना जताई गई थी, परंतु 7 मई तक जो तापघात और लू है उसके थपेड़ों से और उसके जो तापमान है उसमें वृद्धि के कारण जो असर है वो हर जगह देखा जा रहा है। क्योंकि राजस्थान और जयपुर पर्यटन प्रधान है, तो यहाँ पे जो पर्यटकों की आवाजाही है उसमें गर्मी के चलते कमी आई है। साथ ही साथ मैं बात करूं स्कूलों की, तो स्कूलों में भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा कि बच्चों को विशेष उनके ध्यान रखा जाए, पेयजल की विशेष व्यवस्था की जाए, घर से बोतल दी जाए। इस प्रकार से वहीं बात करें जो तापघात की, तो 7 मई तक एडवाइजरी जारी की गई है लू तापघात की कि 7 मई तक कोई राहत नहीं है। अधिकतम जो जिले हैं राजस्थान के वहां पे 40 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बात करूं जो पश्चिमी जिले हैं, चाहे वो बाड़मेर हो चाहे जैसलमेर हो, वहां पे अधिकतम 46 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है। इसका जो मुख्यतः असर है वो बारिश पे ही पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार जो पश्चिम विक्षोभ से लगातार कुछ राहत जो जनता को मिलती नजर आती है उसमें अब इतनी देरी नजर आ रही है कि 7 मई के बाद ही कुछ राहत नजर आएगी। जी बिल्कुल लक्ष्य, और इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से हरिकेश बहादुर भी जुड़े हुए हैं। हरिकेश, आपके पास आना चाहेंगे। यूपी, बिहार और झारखंड की बात करें या तेलंगाना की बात करें तो भीषण गर्मी के आसार नजर आ रहे हैं, तो किस तरह के दिशा निर्देश इस वक्त जारी किए गए हैं? देखिए रेशमा, जैसा कि हमारे सहयोगी लक्ष्य बता रहे थे, राजस्थान तो गर्मियों के लिए ही जाना जाता है, लेकिन जो वाराणसी है यहाँ पर भी पिछले 2 हफ्तों से इतनी ज़्यादा जो गर्मी पड़ रही है और इसमें तापमान 42-43 के आसपास जो अधिकतम पहुँच गया है। और इसको देखते हुए जैसा कि लक्ष्य ने बताया, यहाँ भी जो बेसिक शिक्षा है 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके स्कूलों ने और जिला प्रशासन ने खास तौर पर यह निर्देशित किया है कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 11:30 या 12:30 बजे तक ही चलाए जाएँ। और बच्चों के लिए स्कूलों में भी पानी के लिए और इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, दवा की व्यवस्था की गई है, जो कि यहाँ पे धार्मिक पर्यटन काशी में बहुत महत्व रखता है। और काशी विश्वनाथ धाम का जब से लोकार्पण हुआ है तब से बहुत ज़्यादा जो है संख्या बढ़ी है पर्यटकों की। अभी आप देखी होंगी मेरे पीछे, चूंकि मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के काशी विश्वनाथ जो BHU है उसके काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने खड़ा हूँ। जो छात्राएं जा रही हैं, किस तरह से उन्होंने अपना चेहरा इस धूप की वजह से ढक रखा है। कुछ साउथ के तीर्थयात्री भी जाते हुए दिखाई दिए होंगे। तीर्थयात्रियों की संख्या में बहुत कमी तो नहीं दिखाई दे रही है, नहीं बताई जा रही है, क्योंकि जो साउथ के लोग, जब हम लोग भी यहाँ पे पढ़ाई करते थे उस समय भी साउथ के लोग गर्मियों में ही आते थे, तो उनको यहाँ पर मुफीद होता है इन दिनों में, या एक महत्व होता है, तो ज़्यादा संख्या में वो पर्यटक आ रहे हैं। इसके अलावा चूंकि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चूंकि एग्जाम चल रहे हैं कई जगहों पर,
तो जो छात्र हैं, जो अभिभावक हैं, वो भी सावधानी बरत रहे हैं और अपने साथ पानी लेकर चल रहे हैं, अपने चेहरे को ढक के चल रहे हैं, छतरी लेकर चल रहे हैं। तो जो धूप से, गर्मी से बचाव के जितने भी जगह जगह पन्ना बिकने लगा है और तरबूज, खीरे, ककड़ी, इसकी जगह जगह ठेले दिखाई दे रहे हैं, दुकानें दिखाई दे रही हैं और लोग प्रिकॉशन के तौर पर पन्ना पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भी लूज जी हरिकेश, अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो उनके क्या दिशा निर्देश हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मौसम विभाग लगातार लोगों को बता रहा है कि गर्मी बढ़ेगी ही, और अभी जैसा लक्ष्य कह रहे थे, अभी यहाँ पर भी 2 दिन और ज़्यादा गर्मी बढ़ने की संभावना व्यक्त की है मौसम विज्ञान ने। क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं हूँ, यहाँ से ही मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी भी दी जाती है। यहाँ पे मौसम वैज्ञानिक हैं, यहाँ से जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबारों से लोगों तक पहुँचाई जाती है, हम लोगों के माध्यम से पहुँचाई जाती है। लोगों को सचेत किया जा रहा है कि किस तरह से निकलने से पहले अपने लिए तैयारी करें, और जो हमारे चिकित्सक हैं खास तौर से लोगों को सचेत कर रहे हैं कि इस हीट स्ट्रोक से किस तरह से बचाव करें अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का। तो ये देखिए, और इस गर्मी को चलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि मई का महीना आ रहा है और लगातार जो है गर्मी बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल, हमारे साथ आशुतोष भी जुड़े हुए हैं भुवनेश्वर से। आशुतोष, आपके पास आना चाहेंगे। अभी हमने जाना कि गर्मी का कहर जारी है। अगर हम बात करें भुवनेश्वर की, क्योंकि एक तटीय इलाका है, तो किस तरह का अलर्ट वहां जारी किया गया है, क्या मौसम है वहां? भुवनेश्वर में भी काफी गर्मी है। सच कहें तो गर्मी पूरे उड़ीसा में, अधिकांश भागों में उड़ीसा के पिछले 4-5 दिनों से प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह चल रहा है। जी। ऐसा था कि पिछले 3-4 दिनों पहले कई इलाकों में, पश्चिमी उड़ीसा के इलाके हों, उत्तरी उड़ीसा के इलाके हों, कुछ तटवर्ती इलाकों में भी 40, 42, यहाँ की 45, 46 तक पारा पहुंच गया था, जैसा कि बहुत कम देखा जाता है। और गर्मी का हाल ये है कि आज भुवनेश्वर में मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं पसीने से तराबोर हूँ और गर्मी हर जगह बहुत ज्यादा है। मौसम विभाग ने लोगों को पहले ही कहा है कि देखिए, दोपहर में बाहर निकलने की कोशिश न करें, और अगर गलती से निकलना पड़े किसी वजह से, तो अपने साथ कोई भीगा कपड़ा लिए रहें और अधिक से अधिक ठंडा पेय ग्रहण करें, ताकि लू लगने की संभावना कम हो जाए। वैसे ही स्कूल, अधिकांश स्कूल जो है बंद हैं, बच्चे जो हैं उनके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मजदूरों से कहा गया है, राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि मजदूरों को 11 बजे के बाद काम न करने दिया जाए। तो गर्मी से पूरा राज्य बेहाल है। वो भुवनेश्वर के तटवर्ती इलाके हो, भुवनेश्वर जैसे, पुरी जैसे, और इसी समय में चुनाव भी हो रहे हैं। तो मतलब ये नेता हो, चाहे हमारे जैसे पत्रकार हो, चाहे साधारण लोग हो, गर्मी से हर आदमी त्रस्त है। अब मैंने मौसम विभाग के लोगों से आज बात की थी, वो लोग कह रहे थे कि 1-2 दिनों में हो सकता है गर्मी थोड़ी कम हो जाए, हर इलाके में नहीं, लेकिन तटवर्ती इलाकों में थोड़ा कम होने की संभावना है। ईश्वर करे कि ऐसा हो। बिल्कुल, यानी ये कह सकते हैं कि गर्मी का कहर अभी जारी है, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन के बाद मौसम में करवट आए और मौसम बदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्य आर्य हमारे साथ थे और हरिकेश बहादुर जी हमारे साथ थे, और साथ में आशुतोष मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों की जानकारी के लिए। और यहाँ बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतनी कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी, और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है, उसको वोट देने के लिए धूप छाव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की।
तो निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उसने अब तक का सबसे बड़ा जागरूकता और जनसंपर्क अभियान चलाया है। इसमें विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों भी सहयोग कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ है। ये भारतीय इतिहास में सर्वश्रेष्ठ मतदान प्रतिशत में से एक है, लेकिन 2019 के आम चुनाव से कम है। निर्वाचन आयोग अगले 5 चरणों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखवीर सिंह संधू के नेतृत्व में आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन सदन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त पहलों का नेतृत्व कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण में चुनावी प्रक्रिया तथा मतदान के दौरान भीषण गर्मी के असर के बारे में मौसम विशेषज्ञों और स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन एजेंसियों से भी मुलाकात की है। देश में लोकसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले झारखंड पहुंचेंगे, जहां वो पलामू और लोहरदगा में चुनावी जनसभाएं करेंगे। इसके बाद पीएम बिहार के दरभंगा में बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में एक रैली करेंगे। दिन के अंत में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कानपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक रोड शो करेंगे। उत्तर प्रदेश में रोज चढ़ रहे पारे के साथ राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। 7 मई को होने जा रहे चुनाव के लिए यहां प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ पिछले चुनाव से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद में है। वैसे तो अखिलेश यादव अभी 2 दिन पहले बदायूं में चुनावी सभा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आज गुन्नौर के बबराला और साथ में सहसवान में रैली करेंगे। बदायूं लोकसभा सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यहां समाजवादी नेता शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का मुकाबला दुर्विजय सिंह शाके से है और साथ में बदायूं के अलावा अखिलेश और डिंपल यादव मैनपुरी में आज रोड शो करेंगे। मैनपुरी वो सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता है। यहां डिंपल के खिलाफ बीजेपी ने जयवीर सिंह पर दांव लगाया है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एयरपोर्ट को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन उन्हें दरभंगा में एम्स नहीं बनने पर विपक्षियों के सवालों में जूझना भी पड़ रहा है। इस सवाल के जवाब में डीडी न्यूज के साथ बातचीत में गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा एम्स के निर्माण नहीं होने का सारा ठेकरा राजद और उसकी सहयोगी पार्टियों पर फोड़ा है। हमारे संवाददाता राजेश राज के साथ दरभंगा में बातचीत करते हुए गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन मखाने की माला और साथ में मिथिला पारंपरिक पाग और चादर से किया जाएगा। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपने निवर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर को दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है। गोपाल जी ठाकुर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को दरभंगा में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं और गोपाल जी ठाकुर अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। हम उनसे सीधे आपको रूबरू कराते हैं। ठाकुर साहब, आपके लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितना बड़ा जोश है, कितना बड़ा उमंग है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं और यहाँ पर संपूर्ण मिथिला में खुशी की लहर है। अब लोग मिथिला के लोग बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता से 1.5 घंटा 2 घंटा में घर आ रहे हैं और अपने दुख सुख में भाग अपने परिवार के साथ ले रहे हैं। एम्स का जो मुद्दा है वो इस बार इस लोकसभा में काफी गरमाया हुआ है। गोपाल जी ठाकुर कैसे उसको काउंटर कर रहे हैं? जब हम लोग एनडीए में आ गए तब यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के एक अन्य पार्क में हम जाकर के बातचीत किए और हमने कहा जो डीएमसीएच में 300 एकड़ में 200 में एम्स बन जाएगा, डीएमसी रह जाएगा। तो
माननीय मुख्यमंत्री तुरंत तैयार हो गए और 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दिए और यहाँ 81 एकड़ लोलैंड मिट्टी का काम हो चुका था, अब शिलान्यास होने के कगार पर था। तब फिर राष्ट्रीय जनता दल सरकार में आ गई और इन्होंने कहा जो नहीं, यहाँ पर एम्स नहीं बनेगा। अब सवाल उठता है, जो 15 में भी यही सरकार में थे, एम्स का जब डायरेक्टर यहाँ पर प्रधानमंत्री दे दिए तभी इन्होंने रुकवाने का काम किया। अब हम और माननीय नीतीश कुमार जी दोनों एक जगह हो गए हैं। 4 जून के बाद पहला प्राथमिकता होगा दरभंगा में एम्स का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाए, ऐसा प्रधानमंत्री ने दिया। गोपाल जी ठाकुर, क्या इन्हीं मुद्दों को, इन्हीं जो डेवलपमेंट के काम है उनको गिनाकर लोगों से जनादेश मांगे? निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में अति उत्साह है। इस दरभंगा में बिहार का दूसरा IT पार्क बन के तैयार हुआ है, बिहार का दूसरा तारामंडल बन के तैयार हुआ है। दरभंगा समस्तीपुर का दोहरीकरण आज तक किसी सरकार ने किया हो गया है। आज विश्व स्तरीय स्टेशन लगभग 350 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री शिलान्यास के काम प्रारंभ हो गया। यहाँ लहरिया से सक्रिय स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन में प्रधानमंत्री शिलान्यास किया है, काम प्रारंभ हुआ है। ककर घाटी 253 करोड़ बन रही है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, खाना की माला, मिथिला पेंटिंग, मिथिला पाग, चादर से प्रधानमंत्री को हम लोग स्वागत भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा के निवर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मखाने का माला, मिथिला पाग, चादर से उन्हें सम्मानित करने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दरभंगा। और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ने पैनी नजर बनाई हुई है। राज्य में पहले चरण और दूसरे चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और 7 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण के अंतर्गत वोटिंग होनी है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये रिपोर्ट। लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व में रंग और फिजा भी चुनावी हो गया है। राजनीतिक दल भी दमखम के साथ प्रचार अभियान में जुटे हैं। रायपुर की सीट की बात ही कुछ खास है। यही कारण है कि राजनीतिक दल भी इस सीट के महत्व से भली भांति अवगत हैं। राज्य की राजधानी होने के कारण खुद ही यह एक VIP सीट बन जाती है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो खारून नदी के तट पर बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। पहली बार 1952 में रायपुर लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। जिले की कुल जनसंख्या करीब 25 लाख है, जिसमें पिछड़ी जाति साहू कुर्मी समाज का बाहुल्य है। साहू की आबादी का 30% है तो कुर्मी की जनसंख्या 20%। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत 7 विधानसभा सीटें आती हैं। रायपुर सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने बृजमोहन अग्रवाल को तो कांग्रेस ने विकास उपाध्याय पर दांव खेला है। पिछले 3 दशकों से रायपुर पर भाजपा का कब्जा है। रायपुर से 2004, 2009 और 2014 में रमेश बैस, जबकि 2019 में सुनील कुमार सोनी ने भाजपा की टिकट पर जीत हासिल की थी। तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत की पंचायती राज प्रणाली की प्रशंसा की है। रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि भारत को ग्रामीण शासन की एक अनूठी प्रणाली पर गर्व है, जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। India prides itself on a unique system of rural governance known as the Panchayati Raj, an emblem of decentralized power at the grassroots level. And unlike municipal governance systems found elsewhere in the world, the Panchayati Raj is a sterling example of direct democracy that facilitates active participation from all residents of a panchayat through the Gram Sabha or the assembly of all adult members of the community. Our nation's journey with the Panchayati Raj system is a narrative of empowerment, inclusion, and progress, particularly highlighting the strides made in women's leadership. And it gives me much joy to say that as a lady myself.
और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच बेंगलुरु में आयोजित होगा। प्लेऑफ की दौड़ में अभी भी बाहर नहीं हुई आरसीबी के लिए इस मैच में जीत दर्ज करना बेहद जरूरी होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 10 मैचों में 6 अंक लेकर तालिका में सबसे नीचे है, जबकि टाइटंस 10 मैचों में 8 अंक लेकर 8वें स्थान पर है। आरसीबी के लिए विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं, जिन्होंने इस सीजन में अब तक 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। तो हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मुझे अनुमति दी। नमस्कार।